फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट अपना है, उसके अंदर टॉपिक अपना फर्स्ट रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। प्रीवियसली अपन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की स्टडी कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर। मेनली फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर होता है बाई सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करने के बाद ये ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा, बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर। हर एक सेल्स के जाने के बाद इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में इससे क्या मिलेगी अपन को, एनर्जी के साथ साथ इससे क्या मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिलीज़ होगा, सेल्स के थ्रू। वो सेल्स से वो वापस किस में आएगा, ब्लड में। जैसे अपन ने फूड इंटेक किया, इंटेक करने के बाद वो ब्लड वेजल्स के थ्रू बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर जाएगा। अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर कुछ एनर्जी तो डायरेक्ट अपन को एटीपी के रूप में मिल जाती है, बट कुछ एनर्जी अपन को ETS के थ्रू मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो अपन बात करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही सेल में पहुंचेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, ग्लूकोज फर्स्टली कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड के अंदर, तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। तो इससे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हुई, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 8 ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP का, 8 ATP का फॉर्मेशन होगा। मेनली कितने ATP बनते हैं, 4 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। 4 ATP में से 2 ATP का खर्चा आ जाता है, तो नेट गेन ATP कितना रहा, 8 ATP का। ये था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना क्या कहलाता है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मेनली कहाँ होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई साइटोप्लाज्म के अंदर, और लिंक रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हुई, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब पहले अपने देखा ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे और पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 6 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, तो मतलब मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। अब 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, उसके अंदर कार्बन कितने, 3। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम है, उसके अंदर कार्बन कितने, 2। तो 2 दूनी 4, मतलब 4 कार्बन है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, और इधर पायरुविक एसिड के अंदर कितने, 6 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन कहाँ गए, तो लिंक रिएक्शन में 2 CO2 रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे देखना, इस लिंक रिएक्शन के अंदर, इस लिंक रिएक्शन में 2 CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में क्या, कौन सी रिएक्शन हुई, ग्लाइकोलाइसिस। और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, लिंक रिएक्शन। क्योंकि लिंक रिएक्शन कंप्लीट साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकती, क्योंकि लिंक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायरमेंट है, वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब साहब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। एसिटाइल कोएंजाइम A अब कहाँ जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। प्रीवियसली अपन बात कर लेते हैं, लिंक रिएक्शन में ATP फॉर्मेशन कितना होगा, ATP फॉर्मेशन होगा 2 NADH2 के। 2 NADH2 क्या है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम A है। इससे ETS में जाने के बाद में अपन को 3 ATP प्राप्त होंगे। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A आगे जाके क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल वाटर के और 4 मॉलिक्यूल CO2 के मिलेंगे। अब आप देख लो, एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन है और 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब 2 दूनी 4, तो 4 कार्बन हो गए।
और 4 CO2 रिलीज हो जाएगी, रिएक्शन इज बैलेंस। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पर कंप्लीट होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्रेब्स साइकिल में एटीपी फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी बनेंगे। 24 एटीपी कैसे बनेंगे? 6 तो NADH2 बनेंगे, 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP बनेंगे। 6 NADH2, 1 NADH2 गिव राइज टू 3 ATP, मतलब एक जो NADH2 है वो 3 ATP देता है और एक FADH2 देता है वो 2 ATP देता है। तो 6 NADH2 कितने ATP देगा? 18 ATP, और 2 FADH2 कितने ATP देगा? 4। तो 18 4 22 और 2 ATP डायरेक्ट अपन को मिल रहे हैं, तो 24 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो नेट गेन अपन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, नेट गेन देखें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो अपन को कितने ATP मिलेंगे? 38 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP, पायरुविक एसिड के अंदर 6 ATP और क्रेब्स साइकिल के अंदर 24 ATP। ऐसे करके टोटल कितने ATP मिलेंगे अपन को? 38 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में वापस बात करते हैं अपन, 2 ATP अपन को डायरेक्ट मिल रहे हैं जिसको ETS में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इससे बोलेंगे अपन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो 2 ATP मिल रहे हैं ये डायरेक्ट अपन को यहीं पे मिल रहे हैं, मतलब सेल के अंदर डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बट 2 NADH2 ये है, इनको ETS में जाना पड़ेगा। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये अभी क्या है? रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसको ETS में जाने के बाद में ये एक NADH2 3 ATP देगा। मतलब अभी यहाँ पर अपन को डायरेक्ट गेन नहीं हुए हैं, अभी भी जो ये सिस्टम है रिमेनिंग है। 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में अपन को डायरेक्ट मिल गए। अब बात करें लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से अपन को कोई ATP नहीं मिलेगा, 2 NADH2 मिलेंगे। जो 2 NADH2 है ये भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद ये भी वहीं पे क्या देगा? ATP देगा। बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर बात करें तो 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP अपन को मिलेंगे। ये 2 ATP जो अपन को मिल रहे हैं ये डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से मिल रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है कि बिना ETS की मदद के डायरेक्ट ATP का मिलना क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से अपन को क्रेब्स साइकिल में 2 ATP मिल चुके हैं और 2 FADH2 और 6 NADH2 और मिलेंगे अपन को। ठीक है, ये 2 FADH2 और 6 NADH2 ये कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और वहाँ जाके क्या मिलेंगे? अपन को ATP प्राप्त होंगे। अब अपन सेलुलर रेस्पिरेशन की है और डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन and processes that take place in the cells of organisms to convert biochemical energy from nutrients into ATP and then release waste product। तो सेल रेस्पिरेशन क्या है? जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन वहाँ पे जाके फूड को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रही है। कहाँ पर? सेल एंड टिश्यू के अंदर। वहाँ सेल एंड जैसे ही अपन ने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद में वो स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जाने के बाद वहाँ पे उसका डाइजेशन होगा, फूड का डाइजेशन होगा तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इट मीन सेंस कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है, जो भी पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो क्या करेंगे? मोनो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो ग्लूकोज ऐसा सबस्टांस है जो इजीली ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो वहाँ पे स्टोमक में इसका डाइजेशन होगा और वहाँ की जो सराउंडिंग ब्लड वेजल्स है उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में ग्लूकोज और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ आ जाएंगे? ब्लड के अंदर। अब बॉडी है, बॉडी की जो सेल्स है उस सेल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। तो बॉडी की हर एक सेल्स को ब्लड के थ्रू क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स मिलेंगे। तो ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो चला गया, लेकिन उसको एनर्जी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। तो सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन इट मीन्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो 2 पाथवे के थ्रू होता है।
एक होता है जनरल पाथवे, एक होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को पीपीपी के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं जनरल पाथवे की। जनरल पाथवे के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जनरल पाथवे के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 4 प्रोसेस के थ्रू होता है। 4 प्रोसेस मतलब ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही फूड अपन ने लिया, स्टोमक में गया, स्टोमक में उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ब्लड वेजल्स में गया, ब्लड वेजल्स में जाने के बाद वो वहाँ की सराउंडिंग सेल एंड टिश्यू में गया, सेल एंड टिश्यू में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म की मैंने आपको 2 फेज बताई, मतलब 2 पाथवे बताए, एक जनरल पाथवे और एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो जनरल पाथवे के अंदर 4 मेन रिएक्शंस होती है। वो 4 मेन रिएक्शन कौन कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है। लिंक रिएक्शन है वो सेल के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर कंप्लीट होता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट होता है। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन की अगर बात करूं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के अंदर रिड्यूस्ड को एंजाइम बने थे NADH2 और FADH2, उनका ऑक्सीडेशन, फाइनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ये लास्ट वाली फेज अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? जैसे ही अब सेल के अंदर ग्लूकोज पड़ा, अब ग्लूकोज का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन है, जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ा था तब ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट 10 स्टेप रिएक्शन का अपन ने स्टडी कर लिया था। 10 स्टेप रिएक्शंस के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या बने थे? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। तो ग्लाइकोलाइसिस मेनली कहाँ पर कंप्लीट होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एनर्जेटिक्स की अगर बात करें, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? तो एटीपी फॉर्म्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। आपने पढ़ा होगा कि साहब नेट गेन तो एटीपी का कितना 8 होता है और 2 NADH2 बन जाते हैं। 2 NADH2 एटीपी कितने बन रहे हैं? 6 एटीपी बनेंगे। तो 6 4 ये तो 10 हो गए, लेकिन 2 एटीपी का खर्चा भी होता है, मतलब 2 एटीपी कंज्यूम भी होंगे। प्रीवियसली ग्लाइकोलाइसिस की जब अपन ने स्टडी की थी उसमें अपन ने देखा था 10 स्टेप रिएक्शंस के अंदर 4 एटीपी का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 4 एटीपी बनते हैं, जबकि 6 एटीपी बनते हैं 2 NADH2 के थ्रू, और एटीपी कंज्यूम होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2। तो नेट गेन एनर्जी कितना हुआ? 8 एटीपी का। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो बिना ETS की मदद के डायरेक्ट ADP से ATP का बनना क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब डायरेक्ट ही ATP मिल जाएगी अपन को साइटोप्लाज्म के अंदर, ETS की हेल्प नहीं चाहिए। वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये था अपना ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस जो होती है वो होती है लिंक रिएक्शंस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था अपने पास में? पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से अब एसिटाइल कोएंजाइम एक का बनना क्या कहलाता है? लिंक रिएक्शन। क्योंकि अब लिंक रिएक्शन, आपका सवाल होगा कि लिंक रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लिंक रिएक्शंस में जो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं उसके जो एंजाइम है वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? ओनली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तभी लिंक रिएक्शन कोशिका के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट नहीं हो सकती। अब लिंक रिएक्शंस में अपन एनर्जी की बात करें कि एनर्जी कितनी बनेगी, तो इसमें भी 2 NADH2 बनेंगे। 2 NADH2 बनेंगे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ATP नहीं मिल रही है अपन को। इन डायरेक्ट ATP को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में लिंक रिएक्शंस के बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस आती है क्रेब्स साइकिल्स के अंदर। लिंक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट मिला था अपन को एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पर जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद में
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के और 4 मॉलिक्यूल CO2 के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के और 4 मॉलिक्यूल CO2 के मिल जाएंगे अपन को। अब एनर्जी की अगर अपन बात करें तो एनर्जी कितनी मिलेगी क्रेब्स साइकिल के अंदर, 24 ATP अपन को प्राप्त होंगे। अब 24 ATP कैसे कैसे प्राप्त होंगे कि ATP प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट ATP कितनी मिल रही है अपन को 2, और ATP प्रोड्यूस्ड वाया ETS, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अपन को कितने ATP मिलेंगे, 6 NADH2 और 2 FADH2। तो एक NADH2 अपन को कितने देता है ATP, 3 देता है, और एक FADH2 अपन को कितने ATP देगा, 2 देगा। ठीक है, तो एक NADH2 3 देता है तो 6 कितने देगा, 18 ATP अपन को प्राप्त होंगे, और 2 FADH2 अपन को कितने ATP देंगे, 4 ATP। तो टोटल ATP गेन कितना हो अपने पास में, 18 4 22 और 2 24 ATP अपन को प्राप्त होंगे। तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर अपन नेट गेन की अगर बात करें तो कितने ATP हुए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP, 8 ATP। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपन ATP की बात करें तो कितने ATP मिल रहे हैं अपन को, 8 ATP मिल रहे हैं। और लिंक रिएक्शंस में अगर बात करें तो अपन को कितने ATP मिल रहे हैं, 6 ATP। और क्रैब साइकिल की अगर बात करें तो कितने ATP मिल रहे हैं, 24 ATP। तो नेट गेन कितना हुआ, 38 ATP। तो ये अपन ने ATP फॉर्मेशन देख लिया। तो अपन ने 3 रिएक्शंस की बात कर ली जनरल पाथवे के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शंस और क्रैब साइकिल। अब जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपने पास में रिड्यूस्ड कोएंजाइम A, लिंक रिएक्शंस के अंदर रिड्यूस्ड कोएंजाइम A और क्रैब साइकिल के अंदर रिड्यूस्ड कोएंजाइम A जो मिले थे, उनको अब कहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। उनकी स्टडी अपन कहाँ करेंगे, टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए। टर्मिनल ऑक्सीडेशन को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। इन दिस टॉपिक अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रॉब्लम और अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। थैंक यू।